हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल दिसार जीकेजीएस क्लासेस में। दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से आप सभी कर रहे होंगे। दोस्तों, हम आपको DFCCIL एग्जाम 2025 में जो हुए हैं उसके आंसर की का सॉल्यूशन करवा रहे हैं, जिसमें दोस्तों आज हम आपको 10 जुलाई 2025 को सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए नॉलेज अबाउट DFCIL के क्वेश्चन, साइंस के क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन हम करवाने वाले हैं। दोस्तों, जितने भी CBT2 के स्टूडेंट है इसको जरूर देखिएगा, हो सकता है यहाँ से आपको डायरेक्टली क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल जाए। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा हमसे जुड़ने के लिए। और क्लास के अपडेट के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया है। चलिए दोस्तों, देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। दोस्तों, सबसे पहले हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे नॉलेज अबाउट रेलवे DFCCIL के क्वेश्चन। देखते हैं पहला क्वेश्चन। दिसंबर 2024 तक की स्थिति के अनुसार अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत विकास के लिए कितने स्टेशनों की पहचान की गई है? दोस्तों, दिसंबर 2024 तक की स्थिति के अनुसार अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत जो है विकास के लिए 1337 स्टेशनों की पहचान की गई है। कितने? 1337 स्टेशनों की। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन कौन सा है? दोस्तों, भारत का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन जो है ये घूम रेलवे स्टेशन है। कौन सा स्टेशन है? घूम रेलवे स्टेशन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। बॉम्बे से ठाणे के बीच रेलवे लाइन का निर्माण किस वर्ष हुआ था? दोस्तों, बॉम्बे से ठाणे के बीच जो रेलवे लाइन का निर्माण है ये 1853 में हुआ था। कब हुआ था? 1853 में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। WDG-3A, WTP-4, WDG-4 भारत में विभिन्न प्रकार के रेल इंजन हैं। इन नामों में अक्षर W डैश को निरूपित करता है। दोस्तों, जो अक्षर W है ये ब्रॉड गेज को निरूपित करता है। किसको निरूपित करता है? ब्रॉड गेज को। तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। DFCCIL को किस अधिनियम के तहत अनुसूची ए कंपनी के रूप में शामिल किया गया था? दोस्तों, DFCCIL को जो है कंपनी अधिनियम 1956 के तहत जो है अनुसूची ए कंपनी के रूप में शामिल किया गया था। किसके तहत? कंपनी अधिनियम 1956 के तहत। वर्तमान में कौन सा अधिनियम लागू है दोस्तों? तो कंपनी अधिनियम 2013 लागू है वर्तमान में, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय रेलवे ने किस वर्ष तक नेट शून्य कार्बन उत्सर्जक बनने का लक्ष्य रखा है? नेट जीरो कार्बन इमिटर बनने का लक्ष्य रखा है, तो ये रखा है दोस्तों 2030 तक। कब? 2030 तक भारतीय रेलवे ने नेट शून्य कार्बन उत्सर्जक बनने का लक्ष्य रखा है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा राज्य ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का भाग नहीं है? तो दोस्तों, ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का भाग नहीं है ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु। पंजाब, पश्चिम बंगाल और झारखंड जो है ये ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के भाग है। तमिलनाडु इसका भाग नहीं है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 1845 में गोदावरी नदी पर बांध बनाने के लिए आवश्यक पत्थर के परिवहन हेतु डैश ने राजामुंड्री के डोलेश्वरम में गोदावरी डैम कंस्ट्रक्शन रेलवे का निर्माण करवाया? तो दोस्तों, ये करवाया था सर आर्थर कॉटन ने। किसने करवाया था? सर आर्थर कॉटन ने जो है 1845 में गोदावरी नदी पर बांध बनाने के लिए आवश्यक पत्थर के परिवहन हेतु राजामुंडी के डोलेश्वरम में गोदावरी डैम कंस्ट्रक्शन रेलवे का निर्माण करवाया था। किसने? सर आर्थर कॉटन ने। देखते हैं अगला क्वेश्चन। कौन सा भारतीय मंत्रालय DFCCIL के संचालन की देखरेख करता है? तो रेल मंत्रालय जो है दोस्तों ये DFCCIL के संचालन की देखरेख करता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। सितंबर 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड में कितनी नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों की शुभारंभ किया है? तो सितंबर 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड में जो है दोस्तों 6 नई वंदे भारत ट्रेन एक्सप्रेस ट्रेन का ये शुभारंभ किया है। कितनी? 6। तो 6 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, ये थे नॉलेज अबाउट DFCCIL के क्वेश्चन। अब हम पढ़ेंगे दोस्तों जनरल साइंस के क्वेश्चन जो पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से कौन सा स्थान भ्रूण प्रत्यारोपण के लिए उपयुक्त है? तो दोस्तों, गर्भाशय जो है दोस्तों ये भ्रूण प्रत्यारोपण के लिए उपयुक्त है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अपशिष्ट प्रबंधन में मृत जीवियों का निम्न में से कौन सा सही कार्य है? दोस्तों, अपशिष्ट प्रबंधन में मृत जीवियों का सही कार्य जो है ये है
ये केवल जैव निम्नीकरणीय पदार्थों को विघटित करते हैं। क्या करते हैं? ये केवल जैव निम्नीकरणीय पदार्थों को विघटित करते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। श्वेत प्रकाश प्रिज्म द्वारा अपने 7 घटक रंगों में विक्षेपित हो जाता है। इसका सही स्पष्टीकरण निम्न में से कौन सा है? तो दोस्तों विभिन्न रंग जो होते हैं विभिन्न कोनों पर मुड़ते हैं, ये इसका सही स्पष्टीकरण है। तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा कथन सटीक रूप से यह सिद्ध करता है कि सल्फर एक अधातु है जबकि एल्यूमिनियम एक धातु है? दोस्तों ये सिद्ध करता है इससे कि एल्यूमिनियम जो होता है ये आघातवर्ध एवं तन्य होता है, जबकि सल्फर क्या होता है? तो सल्फर भंगुर होता है। तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही कथन नहीं हमको बताना है। दाब तरंग वायु के अणुओं में कंपन उत्पन्न करती है, ये सत्य कथन है दोस्तों। कंपन करने वाला पिंड ध्वनि उत्पन्न करता है, ये भी सत्य कथन है दोस्तों। कंपन करने वाला पिंड ध्वनि उत्पन्न नहीं करता, ये असत्य कथन है दोस्तों। कंपन करने वाला पिंड ध्वनि उत्पन्न करता है। ठीक है, जब कोई पिंड कंपन करता है तो वह दाब तरंगों का निर्माण करता है, ये भी सत्य कथन है। तो सही नहीं है हमारा ऑप्शन नंबर सी वाला। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी अभिक्रिया एक अधातु ऑक्साइड के क्षारक के साथ अभिक्रिया का उदाहरण है? तो दोस्तों अधातु ऑक्साइड के क्षारक के साथ अभिक्रिया का उदाहरण है हमारा ऑप्शन नंबर सी, CO2 प्लस 2 ट्वाइस NaOH। ये क्या बनाता है? NO2CO3 प्लस H2O बनाता है। तो ये अधातु ऑक्साइड के क्षारक के साथ अभिक्रिया का उदाहरण हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। पादपों में उत्सर्जन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? दोस्तों पादप के अपशिष्ट उत्पाद कोशिकीय सूत्रकणिका में संग्रहित होते हैं, ये जो है ये कथन सही नहीं है। पादपों में ऑक्सीजन को प्रकाश संश्लेषण के दौरान उत्पन्न अपशिष्ट उत्पाद के रूप में माना जा सकता है, ये सत्य कथन है। पादप अपने आसपास की मृदा में भी कुछ अपशिष्ट पदार्थ उत्सर्जित करते हैं, ये भी सत्य कथन है। और पादप वाष्पोत्सर्जन द्वारा अतिरिक्त जल से छुटकारा पा सकते हैं, तो ये भी सत्य कथन है दोस्तों। देखते हैं अगला क्वेश्चन। खाद्य श्रृंखला की लंबाई के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही है? दोस्तों खाद्य श्रृंखला की लंबाई के लिए जो सत्य कथन है वो है, खाद्य श्रृंखला की लंबाई एवं जटिलता पारिस्थितिक तंत्र के अनुसार भिन्न भिन्न होती है, तो ये जो है सही कथन है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। लोहे की कील जल में डूबी जाती है, अच्छा लोहे की कील जल में डूब जाती है जबकि समान द्रव्यमान की लोहे की प्लेट तैरती है। निम्न में से कौन सा कथन सही स्पष्टीकरण है? दोस्तों लोहे की कील जल में डूब जाती है जबकि समान द्रव्यमान की लोहे की प्लेट तैरती है। इसमें जो सही स्पष्टीकरण है वो कि प्लेट का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है कील के पृष्ठीय क्षेत्रफल से बड़ा होता है। इस वजह से जो लोहे की प्लेट होती है वो तैरती है और एक कील क्या हो जाती है? डूब जाती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। रुक्ष अंतर्द्रव्यी जालिका माइक्रोस्कोप में रुक्ष दिखता है क्योंकि इसकी सतह पर डैश नामक कण जुड़े होते हैं। दोस्तों रुक्ष अंतर्द्रव्यी जालिका माइक्रोस्कोप में रुक्ष दिखता है क्योंकि इसकी सतह पर राइबोसोम नामक कण क्या होते हैं? जुड़े होते हैं। तो राइबोसोम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि किसी पिंड का द्रव्यमान बढ़ा दिया जाए तो जड़त्व डैश होगा। दोस्तों यदि किसी पिंड का द्रव्यमान बढ़ा दिया जाए तो जड़त्व भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। क्या बढ़ जाएगा? जड़त्व बढ़ जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी धातुओं के संक्षारण को रोकने की एक विधि है? दोस्तों धातुओं के संक्षारण को रोकने की एक विधि है एनोडीकरण। कौन सी? एनोडीकरण जो है ये धातुओं के संक्षारण को रोकने की एक विधि है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। विद्युत परिपथ में जब उच्च धारा प्रभावित होती है तो फ्यूज परिपथ को तोड़कर उसे विवृत कर देता है। निम्न में से कौन सा इसके लिए उत्तरदायी है? तो धारा का तापन प्रभाव इसके लिए उत्तरदायी होता है दोस्तों। किसके लिए? फ्यूज के लिए, जो परिपथ को तोड़कर उसे विवृत कर देता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा विकल्प बेंजीन की संरचना का सर्वोत्तम वर्णन करता है? तो 6 सदस्यीय वलय जिसमें एकल और द्वि आबंध एकांतर क्रम में होते हैं, ये जो है बेंजीन की संरचना का सर्वोत्तम वर्णन करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न अभिक्रिया में कौन सा पदार्थ अपचयित हो रहा है? तो दोस्तों अपचयित जो हो रहा है इसमें बताना है MnO2 प्लस 4HCl, MnCl2 प्लस 2H2O प्लस Cl2। तो दोस्तों कौन सा पदार्थ अपचयित हो रहा है? तो ये हो रहा है MnO2। MnO2 जो है ये क्या हो रहा है? अपचयित हो रहा है। ठीक।
ठीक है, तो डी सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम देखेंगे दोस्तों जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन जो पूछे गए थे। निम्न में से किस मंत्रालय ने 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया है? तो ये किया है रक्षा मंत्रालय ने। रक्षा मंत्रालय ने 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 1941 में सुभाष चंद्र बोस के बर्लिन पलायन का क्या महत्व था? दोस्तों सुभाष चंद्र बोस के बर्लिन पलायन का महत्व था भारत की स्वतंत्रता के लिए जर्मन सहायता प्राप्त करना, रणनीतिक निर्णय था। क्या था? भारत की स्वतंत्रता के लिए जर्मन सहायता प्राप्त करना रणनीतिक निर्णय था। ये सुभाष चंद्र बोस के बर्लिन पलायन का महत्व था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत में निम्न में से कौन सा यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल अपनी जटिल शैलकृत स्थापत्य कला और जातक कथाओं को दर्शाने वाले भित्ति चित्रों के लिए जाना जाता है? तो अजंता की गुफाएं जो है दोस्तों, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 2024 में भारत सरकार ने एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक पेश किया। इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य क्या है? लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और स्थानीय निकायों के लिए एक साथ चुनाव आयोजित कराना। क्या करना? लोकसभा एवं राज्यसभा, विधानसभाओं और स्थायी निकायों के लिए एक साथ चुनाव आयोजित कराना जो है इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य है। किसका? एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक का। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा देश वन्य जीव संरक्षण और प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग शीर्षक वाले समझौता ज्ञापन के माध्यम से भारत के साथ सहयोग कर रहा है? तो दक्षिण अफ्रीका जो है दोस्तों, ये सहयोग कर रहा है वन्य जीव संरक्षण और प्रबंधन के क्षेत्र में। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 कहाँ प्रदान किए गए? दोस्तों प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार जो है ये भुवनेश्वर में प्रदान किए गए थे। कहाँ पे? भुवनेश्वर में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ऋतुओं से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो दोस्तों गलत कथन हमको बताना है। वनस्पति और पादप वृद्धि पर ऋतुओं का अच्छा प्रभाव पड़ता है, ये सत्य कथन है दोस्तों। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग 3 आधिकारिक ऋतुएं निर्धारित करता है, ये गलत कथन है दोस्तों हमारा। उत्तरी गोलार्ध में ऋतुएं दक्षिणी गोलार्ध की ऋतुओं के विपरीत होती है, बिल्कुल सही बात है। ऋतु वर्ष की वह अवधि है जो विशेष जलवायु परिस्थितियों द्वारा विभेदित होती है, तो ये भी सत्य है। तो गलत कथन हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा बी वाला। देखते हैं अगला क्वेश्चन। संभव स्मार्टफोन पर कौन सा एप्लीकेशन मैसेज करने और डॉक्यूमेंट को साझा करने के लिए व्हाट्सएप के समकक्ष माना जाता है? तो एम सिग्मा जो है दोस्तों, ये स्मार्टफोन पर एक एप्लीकेशन है जो एप्लीकेशन मैसेज करने, डॉक्यूमेंट को साझा करने के लिए व्हाट्सएप के समकक्ष माना जाता है। किसको? एम सिग्मा को। देखते हैं अगला क्वेश्चन। बंदी सिपाहियों को रिहा करने के बाद सैनिकों ने किसे अपना नेता घोषित किया था? तो ये किया था बहादुर शाह जफर को। किसको? बहादुर शाह जफर को नेता घोषित किया था बंदी सिपाहियों को रिहा करने के बाद सैनिकों ने। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निजीकरण के संदर्भ में विनिवेश का क्या अर्थ है? दोस्तों निजीकरण के संदर्भ में विनिवेश का अर्थ है सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में अपनी हिस्सेदारी का कुछ हिस्सा बेचना। तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता को क्यों सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है? दोस्तों क्योंकि इसकी अधिकांश बस्तियां सिंधु नदी के मैदानों में और उसके आसपास पाई गई थी, इसी वजह से हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान के अंतर्गत केंद्र और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का वितरण डैश में उल्लेखित है? तो अनुसूची किसमें उल्लिखित है? तो अनुसूची 8 में उल्लिखित है दोस्तों। किसमें? अनुसूची 7 में। अनुसूची 7 में उल्लेखित है भारतीय संविधान के अंतर्गत केंद्र और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का वितरण। देखते हैं अगला क्वेश्चन। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के अनुसार निम्न में से किसे बेरोजगार व्यक्ति माना जाता है? तो दोस्तों आधे दिन में 1 घंटे के लिए भी रोजगार नहीं पा सकने वाला व्यक्ति जो है इसे बेरोजगार व्यक्ति माना जाता है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के अनुसार। किसको? आधे दिन में 1 घंटे के लिए भी रोजगार नहीं पा सकने वाला व्यक्ति बेरोजगार व्यक्ति माना जाता है। 2024 तक की स्थिति के अनुसार राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के अंतर्गत कितनी परियोजनाएं सफलतापूर्वक पूर्ण हो चुकी है? तो 25 परियोजनाएं दोस्तों सफलतापूर्वक पूर्ण हो चुकी है राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के तहत में 2024 तक की स्थिति के अनुसार। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची डैश से संबंधित है? दोस्तों भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची जो है ये अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है। तो सी इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे सारे क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। ओके बाय बाय, टेक केयर।